नाइंसाफी करने वाले जज की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे, बड़ी खौफनाक सज़ाएं इनके लिए तो। और इन्हें डर भी नहीं लगता। दुनिया के छोटे छोटे फ़ायदे हैं, एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिए, पाकिस्तान से बाहर छोटी मोटी जायदाद बना ली। इस किस्म के ही फ़ायदे होते हैं ना नॉर्मली, जो इस किस्म के लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या है ये सारा यही रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, एक हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसब की कुर्सी पे बिठाया था। तो वहाँ ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहाँ ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफ़ा सोच लें अगर आप ये जुमले मेरे सुने तो, और एक दफ़ा कुरान पाक निकाल के पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। अहादीस के अंदर पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे जजेस गुजरे हैं, तारीख भी उनको बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद रखती है। आप कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखे जाएंगे, आपकी अपनी औलाद आपको बुरे अल्फाज से पुकारा करेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें और ये होगा आपके साथ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा वैसे हद ही हो गई है। गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वकील की तब्दीली की सूरत में सिर्फ वकालतनामे में दस्तखत करवा के जेल हुक्म दें। उन्होंने कहा जी साहब को थोड़ा सा दिल बड़ा करके लिखना चाहिए था, ये कैदी का हक है, फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है और जेल सुप्रिटेंडेंट इसका पाबंद है कि वकालतनामे जो भी हैं वो दस्तखत करवाए जाएं। लेकिन जज ने ये नहीं लिखा। जज ने कहा जी मेरा वाला जो फ़ायदा है ना, जो मैंने करना है उसके ऊपर आप दस्तखत करवा के दें, और जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील आ रही है उस पर आप जाने, आपका काम जाने, मैं उसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं करता। और कहते हैं जाके आईनी अदालत से मिल लो। नाज़रीन, अब गंदम का बहरान बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज़ों के बढ़ने की रफ्तार में बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। ये अभी हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि मौजूदा रजीम जिसे आसिम मुनीर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ आने ही नहीं दे रहा। ये आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों तक को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है। ये जितना कर्जा आसिम मुनीर साहब और इनके साथियों ने ले लिया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, और ये इसी रफ्तार से कर्जा लेते चले जा रहे हैं। इन्होंने ज़ीरो बॉन्ड जारी किए, इन्होंने लगभग 80 अरब रुपया लिया और पाकिस्तानियों को 550 अरब देना पड़ेगा 15 साल के बाद। नाजरीन, इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तान की मईशत के साथ कि कोई बहुत बड़ा मईशत दान भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम कुर्बानी भी दे तो 10-15 साल से पहले पाकिस्तान इस शिकंजे में से नहीं निकल सकता जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया। और जितने दिन ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह ये कर्जा ले रहे हैं, जिस तरह ये मईशत को डबो रहे हैं, जिस तरह ये हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है, हर गुजरते दिन की कीमत पाकिस्तानियों को महीनों तक चुकानी पड़ेगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। इकॉनमी पर बात होने ही नहीं दे रही है। मीडिया के अंदर इन्होंने ड्रामा लगाया होता है कि पीटीआई के इख्तलाफात के ऊपर कर लो प्रोग्राम, फलाने के स्टेटमेंट के ऊपर कर लो प्रोग्राम, जनाब बरवत ने ये कर दिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर लो, उस पर कर लो। भाई असल काम ये है, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो गई, आम आदमी रुल गया पाकिस्तान का। गुर्बत और महंगाई की शरह रिकॉर्ड इजाफे के साथ बढ़ गई है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, और हर उम्मीद नौजवानों से छीन ली गई है। सरमाया पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, बाहर से कोई आदमी पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। और आज पाकिस्तान का मीडिया अवाम के सामने माइक लेकर भी नहीं जा रहा कि अवाम से पूछा जाए कि जनाब क्या सूरत हाल है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आसिम मुनीर साहब अब ईरान जाएंगे। तो खबरें ऐसे आई हैं कि शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खबरें यही हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर जाएंगे। जाना तो उन्हें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोशिश यही है कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं जहां पे यूरेनियम का मसला और आबनाए हुर्मुज़ का मसला हल हो जाए, और ईरान जो चाहता है उसमें कुछ चीज़ें ईरान को मिल जाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिले ताकि दुनिया की जान छूटे इस लड़ाई से। उधर पुतिन ने कुछ चीज़ें बताई हैं प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन इस वक्त दौरे पर हैं चाइना के, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें तय पा गई थी और कुछ मामला हल होने के करीब पहुँच गए थे, और ईरान की जो यूरेनियम का मामला है उस पर अमेरिका बहुत परेशान है और उसका हल एक निकाल लिया गया था। रूसी सदर ने चीनी सदर को ये बताया, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसी सरकारी दफ्तर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है
कि सदर पुतिन ने शी जिनपिंग को एक बार फिर तजवीज़ दी कि रूस ईरान की यूरेनियम को अपनी सरजमीन पर मुंतकिल करके महफूज रखने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रूस ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो कम की जा सके और खित्ते में अमन आ जाए। सदर पुतिन ने कहा था कि इब्तदाई तौर पर तमाम फरीक इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए थे, यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान सब मान गए थे कि ठीक है, यूरेनियम अगर चली जाती है रूस में तो इससे सब मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम रूस जाने की बजाय अमेरिका की निगरानी में उसे मुंतकिल किया जाए और अमेरिका के पास मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया। अब रशिया ये कहता है कि हम दोबारा से ईरान को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अमेरिका इस बात के ऊपर आमादा हो जाता है तो। इसराइल की खैर है, अमेरिका आमादा हो गया तो बात ख़त्म। इसराइल तो 1.5-2 घंटे की खुराक है ईरान की, अगर वो नहीं मानेगा तो ईरान खुद ही उसको मना लेगा। लेकिन असल मामला ये है कि अमेरिका इस बात को मान ले। तो रूसी सदर ने कहा जी पहले इस चीज़ के ऊपर ये लोग मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से बिगड़ गए। अब एक और ख़बर आ रही है इसी यूरेनियम के हवाले से, और वो सुप्रीम लीडर के हवाले से है। मुश्तबा खामनाई जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मुल्क के आला हुकाम को हदायत दी है कि ईरान का अफसूदा शुदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यानी जो भी करना उसके साथ ईरान के अंदर करो, निगरानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये खबर बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे दे रहे हैं और ईरान की जानिब से जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इसका दावा करती हैं। जबकि अमरीकी मीडिया एक और बात भी कर रहा है, वो ये कह रहे हैं जी ये खबर दुरुस्त नहीं है, हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जा रहे हैं ईरान में और इसी पर बात होने जा रही है कि यूरेनियम को निकाला जाए ईरान के अंदर से बाहर। अब देखें आसिम मुनीर साहब इस पे ईरान को कायल कर सकते हैं या कायल नहीं कर सकते, और किन चीज़ों पे ईरान मान जाता है, किन चीज़ों पे नहीं मानता, क्योंकि यहाँ से जंग ख़त्म होनी चाहिए। सारी दुनिया के लिए यही बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रात होती है वो अजीबोगरीब धमकी वाले ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि आज रात सारी सिविलाइजेशन जो है वो एक मार दी जाएगी। यानी वो मर जाएगी, पूरी सिविलाइजेशन ही मर जाएगी, पूरी तहजीब मिटा देंगे। ऐसी खौफनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, और नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकेंगे। मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कर गुजरूंगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि हालांकि ईरान में इस वक्त टोटल रिजीम चेंज हो चुका है, हालांकि कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, वही सारा ईरान है उसी तरह है, बल्कि ये जितनी अमेरिका को और इसराइल को फैंटी लगी है ये तो मौजूदा रिजीम ने लगाई है। आयतुल्लाह अली खामनाई तो पहले ही शहीद हो गए थे। बहरहाल वो अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि जनाब रिजीम चेंज हो गया है और बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग चीज़ों को बेहतर अंदाज में करेंगे और जो 47 साल एक बदमाशी है उसका खात्मा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की एक ट्वीट भी है अभी इस वक्त। नाज़रीन, एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर मेरे हाथ लगी है। खबर बड़ी मज़ेदार है, मैं चाहता हूँ उसको अगले वीलॉग में तसल्ली के साथ आपको बताऊँ कि चीन के J-10CE लड़ाका तैयारे, जिन्हें पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, इमरान खान साहब ने इनका मुआहदा किया था चीन के साथ, और ये इसलिए हमने लिए थे कि हमें आइडिया हो गया था कि इंडिया जदीद राफेल तैयारे लेने वाला है, तो हमें उनके मुकाबले के लिए कुछ बेहतर तैयारे चाहिए थे। तो फिर हमने चीन के साथ मुआहदा किया था J-10CE लड़ाका तैयारों का, और मैंने जब पहली मरतबा 10 तैयारे आए थे तो बड़ा ज़बरदस्त एक वीलॉग बना के बताया भी था कि ये 4.5 जनरेशन के तैयारे किस नौइयत के हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन तैयारों का एक मुकाबला हुआ है यूरोप के तैयारों के साथ। मुकाबला बड़ा शानदार हुआ, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।